नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने सीजीपीयू एग्जाम के लिए परीक्षा फॉर्म भरा हुआ है तो 25 सितंबर को आप लोगों की परीक्षा है। तो तैयार हो जाइए, आप लोगों के एग्जाम के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है। तो इसके तहत हम आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं मॉडल पेपर। आज हम देखेंगे हिंदी का मॉडल पेपर। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो से आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप लोगों को समझ भी आ जाएगा कि परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से आने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वह धीरे से बोलता है। देखिए, क्रिया विशेषण क्या होता है, तो याद रखिए कि क्रिया विशेषण का मतलब ऐसा शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह धीरे से बोलता है। तो देखिए, धीरे से बोलना एक हमारा क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कैसे बोलता है। तो वह धीरे से बोलता है। तो यह धीरे से क्या हो गया? हमारा विशेषता हो गया, है ना। बोलने की विशेषता बता रहा है, धीरे से बोलता है, तो इसलिए ये हमारा क्रिया विशेषण है। अच्छा, देखिए बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। वह काला कुत्ता है। यहाँ पे काला जो है वह विशेषण तो है, लेकिन वह किसी क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है। कुत्ता कोई क्रिया नहीं है। वैसे ही देखिए, रमेश तेज धावक है। देखिए, ये जो तेज है ये भी हमारी विशेषता बता रहा है, लेकिन वो धावक की विशेषता बता रहा है। धावक एक क्रिया है क्या? नहीं है। यहाँ भी देखिए, सत्यवादी सुंदर होती है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है वह धीरे से बोलता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? तो देखिए, कौन सा लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वी उपसर्ग। देखिए, क्रय के आगे अगर हम वी लगा देंगे तो हो जाएगा विक्रय, जो कि क्रय का विपरीत अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न, इस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। देखिए, अच्छा शब्द विशेषण के रूप में कहां प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए चारों ऑप्शन को, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। क्यों ऐसा हुआ? तो देखिए, पहला इसमें लिखा है तुमने अच्छा किया जो आ गए। तो देखिए, तुमने अच्छा किया, क्या यह किसी चीज की विशेषता बता रहा है? नहीं, यह किसी चीज की यहाँ पे विशेषता नहीं बता रहा। ऑप्शन नंबर सी भी आप देख सकते हैं, अच्छा तुम घर जाओ। तो देखिए, ये अच्छा किस चीज के लिए कहा गया? क्या ये किसी चीज की विशेषता बताने के लिए किया गया? नहीं। ऑप्शन नंबर डी, अच्छा है वह अभी आ जाए। यहाँ पे भी अच्छा शब्द किसी चीज की विशेषता नहीं बता रहा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखेंगे तो लिखा है यह स्थान बहुत अच्छा है। तो देखिए, ये स्थान के बारे में बता रहा है कि यह स्थान कैसा है। तो स्थान कैसा है? बहुत अच्छा है। तो ये अच्छा हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। और ये जो बहुत है ये हमारा प्रविशेषण है इसमें। तो यह स्थान बहुत अच्छा है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यमुना हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए, क्या गाय किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं। पहाड़ किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं। आम किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं। यमुना व्यक्ति का नाम है, हाँ, इसलिए यमुना हमारा सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा मिठाई। देख सकते हैं मिठाई क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चतुराई देख सकते हैं भाव है, लड़ाई भाव है, उतराई भी भाव है। तो ये तीनों हमारे भाववाचक संज्ञा है, जबकि मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? देखिए, संयुक्त स्वर, तो इसका सबसे पहले उत्तर बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी, ए और ओ इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संयुक्त स्वर क्या होता है? संयुक्त स्वर मतलब जो एक से अधिक स्वरों के मेल से बनता है। जैसे संयुक्त व्यंजन हमने पढ़ा है ना, कि एक से अधिक व्यंजनों के मेल से जो बनता था उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। वैसे ही एक से अधिक स्वरों से जो स्वर बनता है उसे बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो ये क्या क्या होते हैं? याद रखिएगा, चार हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, ए, फिर ए, ओ और औ। ये चार हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, ये जो ए है आपका, ये अ और आ के मेल से बनता है ए। फिर जो ये ए बना हमारा, ये अ में जब ए मिला देते हैं तो हमारा बनता है ए। उसी प्रकार अ और उ के मेल से बनता है ओ, और अ और ओ के मेल से बनता है हमारा औ। तो इस तरीके से हमारे ये चार वाक याद रखिएगा। पवन का सही संधि विच्छेद है। देखिए, सही संधि विच्छेद हमें पता करना है, तो याद रखिएगा पवन का सही संधि विच्छेद आपका होता है पो धन अन। क्या होता है? पो धन अन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए स्वागतम, देखिए स्वागतम व, यहाँ पे व आ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यड़ संधि। कैसे हुआ? तो देखिए, इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। स्वागत का अगर आप संधि, ये हो जाता है सु धन आगत।
तो सु धन आगत बराबर स्वागत। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सु का उ और आगत का आ, तो उ और आ यहाँ पे मिलके क्या बन रहा है, सु आगत स्वागत। देखिए व यहाँ पे जुड़ गया आपका। तो हमें पता है जहां भी उ और आ के मेल से व बन जाता है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा नहीं, यड़ संधि का मैं आपको बता देता हूं कि यदि ई उ या री के बाद, ई उ या री के बाद अगर कोई भी आपका अन्य स्वर आता है ना, कोई भी आपका विजातीय स्वर आता है, जैसे आ गया है यहाँ पे, तो उसके बाद जो ई है, ई का आपका य हो जाता है, जो उ है वो आपका व बन जाता है, और जो री है वो आपका र बन जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व बन गया उ से, इसलिए ये क्या आया हमारा, यड़ संधि आया। चलिए अगला प्रश्न, छात्र का बहुवचन है। देखिए छात्र का बहुवचन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए छात्रों। देखिए हम बोलते हैं ना छात्र को पढ़ाओ, बहुवचन कैसे बोलेंगे, छात्रों को पढ़ाओ। तो याद रखिएगा छात्र का बहुवचन हो जाता है छात्रों। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक है। देखिए यहाँ पे पुस्तक का लिंग बताना है हमें, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो, यहाँ पे नपुंसक लिंग कुछ लोग लगा देते हैं, तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि जो हिंदी होता है, देखिए याद रखिएगा संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा है 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन याद रखिएगा हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, एक होता है आप लोगों का पुल्लिंग और दूसरा होता है आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता, केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही होता है। तो याद रखिएगा एक बात और, कि हिंदी में जो आपका लिंग निर्धारण होता है वो प्रयोग या अर्थ के आधार पे होता है। तो देखिए पुस्तक को किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, तो हम बोलते हैं जैसे मेरी पुस्तक फट गई, मेरी पुस्तक फट गई, मेरा पुस्तक फट गया ऐसा नहीं बोलेंगे, वो गलत है। मेरी पुस्तक फट गई तो मेरी बोल रहा है वहां पे, तो मेरी यानी कि क्या है, वो स्त्रीलिंग है। तो इस तरीके से आप लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, नवयुवक पद का समास विग्रह होगा। देखिए नवयुवक पद का समास विग्रह, यहाँ पे विग्रह लिख दिया है, ये समास विग्रह होगा। तो याद रखिएगा नवयुवक का समास विग्रह होता है नव है जो युवक। क्या होता है, नव है जो युवक। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कुछ बच्चे जो होते हैं वो जल्दी में क्या करते हैं, नव युवक में क्लिक करके आ जाते हैं। ठीक है, जो नव और युवक के बीच में जो योजक चिन्ह लगा है, कई लोग इससे सही उत्तर बोल के टिक लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा नव है जो युवक, वो है नव युवक। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई सा एक है जिसमें द्विगु समास है, तो वो हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सप्ताह। देखिए हमको पता है कि द्विगु समास क्या होता है, तो द्विगु समास जिसका पहला शब्द क्या हो जाता है, संख्यावाची होता है, याद रखिएगा, तो उसे द्विगु समास बोलते हैं। अब देखिए सप्ताह को अगर आप देखेंगे समास विग्रह करके, तो ये हो जाएगा 7 सप्त आह। ठीक है, 7 आहों का समूह। आह यानी कि आपका दिन, ठीक है, 7 आहो यानी कि 7 दिनों का समूह। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला शब्द आपका संख्यावाची है 7, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास। चलिए अगला प्रश्न, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा। देखिए कुछ लोग अब यहाँ पे बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये प्रश्न मैंने एक बार और बताया था कि अगर स्त्री पूछता है, अगर पूछता है कि स्त्री में कौन सी संज्ञा है, तो स्त्री क्या है, हमारा एक जाति है, एक स्त्री एक जाति होती है, पुरुष एक जाति होता है। ठीक है, तो अगर स्त्री शब्द दिया होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन यहाँ पे स्त्री नहीं दिया, यहाँ पे दिया है स्त्रीत्व। ठीक है, तो स्त्रीत्व क्या है, एक प्रकार का आपका भाव है। ठीक, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हिंदी है वो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर पूछ दे परीक्षा में, तो ये जो देवनागरी लिपि है इसका उद्भव कहां से हुआ है, तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी का उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न है, नीलकंठ शब्द है। देखिए नीलकंठ किस प्रकार का शब्द है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी योग रूप शब्द है। कैसे है, देखिए इसका याद रखिएगा 3 प्रकार के हमारे शब्द, रूढ़, यौगिक और योग रूप। याद रखिएगा वे शब्द जो कि सार्थक होता है, मतलब उनका एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन जब आप उन्हें 2 भागों में विभाजित कर देते हैं फिर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे कि मैं लिखा यहाँ पे कान, कान का एक अर्थ होता है ना, सबको पता है कान क्या होता है। लेकिन अगर मैं इससे विभाजित कर दूं का और न में, तो का कोई अर्थ होता है क्या, नहीं।
और न का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं, ये दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। तो ये होते हैं आपके रूढ़ शब्द। देखिए यौगिक शब्द भी याद रखिएगा कि यौगिक भी एक सार्थक शब्द होता है, मतलब इसका भी कुछ अर्थ होता है, लेकिन ये दो शब्दों से मिलकर बने, ठीक है, ये दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनेगा। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया अगर मैंने देवालय, क्या लिख दिया मैंने? देवालय। अब देवालय का अर्थ क्या होता है? अगर दो भागों में विभाजित करूं तो ये हो जाएगा देव धन आलय। अब देखिए, देव का एक अर्थ होता है और आलय का भी एक अर्थ होता है और देवालय का भी एक अर्थ होता है। तो याद रखिएगा यौगिक शब्द मतलब जो कि सार्थक होते हैं और उन्हें विभाजित करने के बाद जो हमारे शब्द होते हैं, विभाजित शब्द के भी कुछ न कुछ अर्थ होते हैं। अब देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो योग रूढ़ शब्द भी आपके यौगिक शब्द जैसे ही होते हैं, मतलब ये भी सार्थक होते हैं और इन्हें भी विभाजित करने पर इनका कुछ अर्थ होता है। लेकिन इसमें एक फर्क होता है, वो ये होता है, देखिए जैसे अगर मैंने कहा लंबोदर, देखिए लंबोदर मतलब क्या हो गया? लंब उदर या लंबा उदर। तो लंबा जो या लंब जो है इसका भी एक अर्थ होता है और उदर का भी एक अर्थ होता है, उदर यानी पेट और लंब यानी लंबा। यहाँ पर भी देखिए ये भी जो है आपका योग रूढ़ शब्द, ये भी यौगिक शब्द जैसा है, ये भी सार्थक होते हैं और इन्हें भी विभाजित करने के बाद जो विभाजित शब्द है उनका भी कुछ अर्थ होता है। लेकिन ये जो आपका योग रूढ़ शब्द होते हैं ये किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। जैसे लंबोदर का एक और अर्थ होता है जो कि मुख्य होता है, वो है गणेश जी। तो याद रखिएगा कि जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वे यौगिक शब्द तो होते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, वे किसी तीसरे अर्थ की तरफ भी इंगित करते हैं। जैसे कि लंबोदर का गणेश जी हो गया। जैसे दशानन, दशानन क्या आपका योग रूढ़ शब्द होता है, दशानन यानी कि रावण होता है, ठीक है। वीणा पाणी, वीणा पाणी का भी अर्थ होता है आपका सरस्वती माता। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और हमें ये भी पता है कि योग रूढ़ शब्द समास में हम लोग पढ़ते हैं कि योग रूढ़ शब्द जहां आ जाता है वहां पे फिर आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल के बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अगर आपका मन कर रहा है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में मॉडल पेपर 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।